फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड ईयर के हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। चैनल पर लोग वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और ये कमेंट भी कर रहे हैं कि और भी वीडियोस उनके लिए मिलें। तो शायद ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर इस तरह का कंटेंट, स्पेशली बीएनबी का कंटेंट शायद नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो उसी कैटेगरी में मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। और अगर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर सिलेबस नहीं पता है तो वो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं सिलेबस का एक वीडियो बनाकर भी पोस्ट कर दूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें आपके लिए एक बुक है हिस्ट्री की, उसमें आपके लिए विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना है। और जो दूसरी बुक है उसमें आपके लिए भारतीय इतिहास या हम बोल सकते हैं कि और भी इतिहास संबंधित मुद्दों के बारे में पढ़ना है। तो आपके एग्ज़ाम्स अप्रैल के महीने में आने वाले हैं, इसके लिए आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए क्योंकि ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है यहाँ पर इकाई 1 और यहाँ पर आपके लिए बता रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में फ्रांस का तृतीय गणराज्य स्थापित हुआ। तो अब ये मत सोचना कि यार फर्स्ट गणराज्य क्या था और सेकंड गणराज्य क्या था, क्योंकि भाई सिलेबस यहीं से शुरुआत हो रही है तो आपके लिए केवल ये समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि आप चीज़ों को समझिए। मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ, चीज़ों को समझो, वीडियो को अच्छे से देखो जिससे आपको क्लैरिटी बनी रहे। पीडीएफ के लिए टेंशन मत लेना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे और साथ में टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि तृतीय गणराज्य। तो पहले तो यार ये समझो कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। गणराज्य की अगर मैं बात करूँ आपसे तो गणराज्य का मतलब होता है बेसिकली जनता का शासन। क्या होता है? जनता का शासन। यानी एक शब्द में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लोकतंत्र भी आप इसको मान सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र जो है अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिलहाल में गणराज्य देख रहे हैं। तो जनता का शासन। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है फ्रांस प्रशा युद्ध में फ्रांस की पराजय, यानी कि फ्रांस प्रशा का जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस की पराजय हुई और पराजय के बाद की परिस्थितियों के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से फ्रांस में गृह युद्ध हुआ। और गृह युद्ध के कारण जो उस समय की राष्ट्रीय सभा थी, राष्ट्रीय सभा से मतलब जैसे आप जानते हो कि हमारे देश में पार्लियामेंट है, संसद है, वैसे जो राष्ट्रीय सभा थी उस समय उसके कार्यपालिक प्रधान थे तिएर। तो तिएर की जो तत्कालीन सरकार थी उसके सामने परेशानियां बढ़ चुकी थीं। तो परेशानियां क्या बढ़ी हम वो समझेंगे और किस तरह से सिचुएशन हुई वो समझेंगे। अब सेकंड हेडिंग दी हुई है आपके लिए गृह युद्ध के कारण। गृह युद्ध के कारण से मतलब कि मैंने आपको ये बताया ना कि फ्रांस प्रशा का युद्ध हुआ था, तो इसमें फ्रांस की पराजय भी हुई थी, फ्रांस की हार भी हुई थी। तो कारण क्या थी उस गृह युद्ध की, ऐसा क्या हुआ और गणराज्य की स्थापना हुई तो उसकी परिस्थितियाँ क्या क्या थीं। तो पहला पॉइंट आपके लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स, पेरिस की कम्यून और राष्ट्रीय सभा में मतभेद। यानी कि फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हर देश की जो राजधानी होती है, जो कैपिटल होती है, उसमें ही सरकार का जो मेन सिस्टम होता है, जो सरकार का मेन तंत्र होता है, उसकी बिल्डिंग्स या बोल सकते हैं उसके हाउसेस होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में आपकी लोकसभा, राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ें दिखेंगी। तो पेरिस की कम्यून तथा राष्ट्रीय सभा में मतभेद। तो पेरिस यानी कि जो पेरिस सिटी थी उसमें कम्यून करके एक सभा थी और एक राष्ट्रीय सभा थी, इसमें क्या हुआ? मतभेद हुआ। तो पहला कारण ये है। तो लिखा हुआ है फ्रांस प्रशा युद्ध के दौरान, यानी कि फ्रांस प्रशा का जब युद्ध चल रहा था उसके दौरान जब जर्मन लोगों ने पेरिस के चारों ओर घेरा डाल रखा था, तब पेरिस वालों ने अपने नगर के शासन संचालन हेतु एक नगर सभा बना रखी थी, इसको बोलते थे कम्यून। तो मैं बोल सकता हूँ कि पेरिस जो है उस पेरिस के लोगों ने मिलकर एक सभा बनाई नगर की सुरक्षा के लिए, जिससे जर्मन के लोग हावी ना हो पाए, क्योंकि जर्मनी अलग देश था। तो बेसिकली उसको बोलते हैं क्या? कम्यून। और यहाँ पर इसके सदस्यों क्या कहते थे? कम्यूनर्द बोलते थे। क्या बोलते थे? कम्यूनर्द। तो वर्ड थोड़े से टफ रहेंगे फ्रेंड्स, लेकिन आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं तो हो जाएगा। कम्यून गणतंत्रवादी थे, जिसे भय था कि राजतंत्रवादी राष्ट्रीय सभा फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना कर देंगे। तो क्या बता रहे हैं आपके लिए, मैं शुरू में समझाया जैसा कि बेसिकली हेडिंग है या जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? गणराज्य की स्थापना। और गणराज्य की स्थापना से मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जनता चाहती है उनका शासन हो और जो राजा महाराजा होते थे उस समय वो चाहते थे उनका शासन हो बेसिकली। तो उसी के बारे में आपके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों
कि बेसिकली जो राष्ट्र गणतंत्रवादी थे कम्युन लोग, मतलब जनता ने ग्रुप बनाया था कम्युन, तो बेसिकली वो चाह रहे थे कि यार राजा ऐसा ना हम लोगों को मरवा डाले, हम लोगों की जो सभा है कम्युनिस्ट को भंग कर दे। तो उनको ये भय था हमेशा से। तो बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पर। और तो उनकी आशंका जब बढ़ी, जब बेसिकली जो राष्ट्रीय सभा थी, राष्ट्रीय सभा मतलब जिसमें बेसिकली राजा के द्वारा अपॉइंट किए गए जो मिनिस्टर्स होते थे, या हम बोल सकते हैं जो सदस्य होते थे, निर्वाचित तो नहीं बोलूँगा मैं, नियुक्त सदस्य, बेसिकली निश्चय किया उस सभा ने कि भविष्य में जो भी अधिवेशन होंगे वो कहाँ होंगे, वर्साई में होंगे। कहाँ होंगे, वर्साई में। अब आप कहोगे वर्साई क्या होता है? वर्साई से मतलब एक शहर है वर्साई भी, जैसे फ्रांस में पेरिस एक शहर है, वैसे क्या एक वर्साई शहर है। वर्साई शहर का दोस्तों इतिहास ये है कि आप इतिहास को पढ़ रहे हो तो थोड़ा समझ लीजिए आप। वर्साई शहर का इतिहास ये है कि वर्साई की जो मतलब बोल सकता हूँ मैं कि जो प्रथम फ्रांस में क्रांति हुई, ये जो प्रथम फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, उसमें जो वर्साई था वहाँ पर इसकी क्रांति हुई थी। और बहुत वहाँ के राजा को मतलब मार डाला था जनता ने, आग लगा दी थी वहाँ के क्या बोलते हैं जेलों में। इस तरह से आप समझ सकते हो कि वर्साई बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। तो बेसिकली निश्चय कर दिया राष्ट्रीय सभा ने कि अब जो कोई डिस्कशन होगा वो कहाँ होगा, वर्साई में होगा। इसका मतलब था जनता को ये लग रहा था कि वापस फ्रांस में राजतंत्र आने वाला है। अब जनता तो नाराज़ होगी, बिकॉज जनता क्या चाहती है, जनता चाहती है गणतंत्र या गणराज्य। तो बेसिकली ये आप थोड़ा सा हुई चीज़ें। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसके अतिरिक्त जर्मन घेरे के दौरान पेरिस के लोगों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। तो पहला कारण तो क्या था कि राजा या राजा के मंत्री या राष्ट्रीय सभा अपनी मनमानी कर रहे थे। दूसरा कारण फ्रांस के लोग इसलिए भी नाराज़ हो गए राजा से कि जर्मन घेरे के दौरान मतलब जर्मनी के लोग थे, उन्होंने पेरिस के आसपास अपना घेरा बांध दिया था। और आप जानते हो फ्रेंड्स कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति हमारे इलाके में रहने लगता है या वो व्यापार करने लगे तो सीधी सी बात है यार, हमारे व्यापार पर फ़र्क पड़ेगा। जैसे आप देखते हो ना कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब आने से कहीं ना कहीं जो छोटे दुकानदार हैं उनका काम ठप सा हो गया है। तो वैसे ही आप समझ सकते हो कि भाई आर्थिक हालात ख़राब हो गए उन लोगों के, पेरिस के लोगों के। और अधिकांश व्यक्तियों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वे मकानों का किराया अदा कर सके। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स की बहुत प्रॉब्लम हुई फ्रांस के लोगों को। तो जनता नाराज़ होगी ना यार जब प्रॉब्लम होगी, सीधी सी बात है। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ आपके लिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सभा से पेरिस वालों की मांग और सभा की कदम। तो पेरिस वालों ने क्या मांग की राष्ट्रीय सभा से, मतलब जो राजा की सभा थी उससे पेरिस वालों ने क्या मांग की और सभा ने क्या कदम उठाए, आपके लिए अब ये समझना है। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हो कि सीधी सी बात है यार कि पेरिस वालों ने सोचा यार कि अब राजा से ही मदद मांग लें, भाई कोई नहीं तो राजा ही से मदद मांगे। तो उन्होंने थोड़ी कोशिश की, तो राष्ट्रीय सभा से बातचीत की। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि पेरिस वालों ने राष्ट्रीय सभा से मांग की कि जब तक उनकी हालत सुधर ना जाए तब तक के लिए किराए तथा ऋण की अदायगी स्थगित की जाए। तो बेसिकली जनता ने डिमांड रखी राष्ट्रीय सभा से कि साहब जब तक हम लोगों की कंडीशन ठीक ना हो जाए तब तक रेंट भी ना लिया जाए और तब तक बेसिकली जो टैक्स लगता है जिसको आप ऋण बोलते हैं ये सब भी चीज़ें ना हो। लेकिन आप जैसे कि जानते हो राजा तो उस समय ऐसे होते थे कि उनको तो बस केवल पैसा चाहिए। तो उन्होंने यही किया और बेसिकली उन्होंने 48 घंटे के अंदर ही एक आदेश निकाल दिया, सरकारी आदेश बोलते हैं जिसको, निकाल दिया और उसमें लिख दिया कि बेसिकली राष्ट्रीय सभा ने आदेश निकाल दिया और कह दिया कि सभी जो भी लोग हैं किसी का टैक्स माफ़ नहीं किया जाएगा या किसी का किराया ऋण कम नहीं किया जाएगा, केवल उन लोगों के ऋण कम कर दिए गए जिनके पास दरिद्र होने का प्रमाण पत्र था। बाकी ऐसा है कि सब लोगों को बेसिकली बोल दिया गया कि पैसा देना हो तो दो, नहीं तो देश से बाहर निकल जाओ। तो मतलब समझ रहे हो ना आप राजा किस तरह के होते थे, पहले चटकी टाइप के एकदम हर कुछ करना चाहते, जनता को परेशान करते थे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जो सेना थी उससे भी बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया, इस तरह की चीज़ें हुई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो आप यही समझ रहे हो ना यहाँ पर गणराज्य की स्थापना की परिस्थितियाँ क्या थी। तो ये परिस्थितियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपको दोस्तों विस्फोट की स्थिति और उसमें चिंगारी। तो हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा समस्या कब बढ़ी। तो लिखा हुआ है उस वक्त परेशानी, पेरिस की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी जिस वक्त बेसिकली राष्ट्रीय सेना ने फ्रांस की राष्ट्रीय सभा से शहर की ओर गणतंत्र की रक्षा करने के लिए कुछ तोपें ले जाकर एक स्थान पर रख दी। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि जो सेना में काम करते थे लोग या जो सरकार की सेना थी उसने क्या किया, राष्ट्रीय सभा से शहर की ओर गणतंत्र की रक्षा करने के लिए कुछ तोपें ले जाकर, मतलब सेना ने बेसिकली क्या किया कि जो कम्युन ग्रुप था उसके लोगों को हराने के लिए या हटाने के लिए या मारने के लिए तोपें लगा दी। और सरकार ने समझा कि पेरिस वाले विद्रोही की तैयारी कर रहे हैं।
तो बेसिकली ऐसा लगा एक दूसरे को कि ये हमको मारना चाहते हैं, और जो विद्रोही वाले थे वो सोच रहे थे कि सरकार हमको मारना चाहती है। इस तरह से सरकार ने भी तोपों को पेरिस वालों से छीनने की कोशिश की, और ये कब हुआ था? 1871 को। तो इस तरह से घटना हुई। तो ये बिल्कुल मतलब आमने सामने की बिल्कुल लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तो इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस में विद्रोह। तो पेरिस की बात हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि दोस्तों जो भी घटनाएं होती हैं ज़्यादातर वो किसी भी देश के इतिहास की राजधानी में ही होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में ज़्यादातर इतिहास की घटना हुई है। सिमिलर कंडीशन फ्रांस में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पेरिस में विद्रोह। तो लिखा हुआ है कि तोपों की रक्षा पर तैनात पेरिस की राष्ट्रीय सेना, यानी कि जनता की तरफ के जो लोग थे, जिन्होंने एक हिसाब से अपने आप को राष्ट्रीय सेना के एक नाम दे दिया गया था, इस तरह से इन्होंने बेसिकली किया कि जो सरकार के सैनिक थे, मतलब सरकार की जो आर्मी थी, उसका मुकाबला किया और सरकार ने पेरिस से सेना हटाई। तो हम बोल सकते हैं कि शायद जनता इतनी ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी कि उन्होंने क्या किया, सरकार को ही हरा दिया, सरकार की सेना को पीछे कर दिया। तो सेना के लौटते ही समूचा पेरिस विद्रोही की तरफ हो गया। तो बोल सकते हैं हम लोग कि जब ऐसी न्यूज़ फैली पूरे फ्रांस में और पूरे पेरिस शहर में कि सरकार के लोगों को या सरकार की आर्मी को कुछ लोगों ने जो गणतंत्र चाहते हैं, जो जनता का शासन चाहते हैं, उन लोगों ने बेसिकली हटा दिया है, तो सभी लोग उनके तरफ हो गए। तो होता है ना यार कि जिसका पलड़ा भारी होता है लोग उसी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे इनके साथ हुआ। विद्रोही ने एक सेना वर्साई भी भेजी। वर्साई मतलब आपको बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, जहाँ पर राजा का महल हुआ करता था, वहाँ भी भेजी ताकि वहाँ हो रहे राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन को तितर बितर किया जाए। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मतलब जनता फुल मूड में थी कि अब तो भाई कुछ भी हो जाए, हमको जो है हमारा राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र या हमारे लिए गणराज्य चाहिए। सेकंड पैरा दिया है फ्रेंड्स। लेकिन इसी बीच पेरिस वालों ने पेरिस के लिए पूर्ण स्वायत्त शासन और प्रांत में नगर सभाओं की स्थापना की मांग की, जिसका सीधा अर्थ था फ्रांस में साम्यवादी ढंग की शासन व्यवस्था। और जनता ने बेसिकली कुछ तरह की मांगें की कि हमारे लिए क्या चाहिए, पूर्ण स्वायत्त शासन चाहिए। कहाँ पर? नगरों में। तो जैसे हमारे यहाँ देखते हैं नगर पालिकाएँ होती हैं, वैसा स्वायत्त शासन की मांग की इन्होंने। और दूसरा इन्होंने बेसिकली मतलब इसका ये था कि साम्यवादी सरकार होनी चाहिए, यानी कि जनता का शासन होना चाहिए। तो वहाँ पर राजा नहीं चाहते थे कि साम्यवादी सरकार हो, क्योंकि राजा लोग जो होते हैं, जो राजतंत्र होता है, वो साम्यवाद से बहुत डरता है। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं दोस्तों। साम्यवाद दरअसल एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कहीं ना कहीं जो उस विचारधारा को मानने वाले लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि जो राजा होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो जनता का खून चूसते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनका पैसा छीनते हैं। तो हमेशा इन लोगों को मतलब मार डाला जाता है, इन राजाओं को। इसलिए राजा कभी ऐसा नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स दिया हुआ है 5th पॉइंट, पेरिस का घेरा। तो बता रहे हैं आपके लिए कि स्थिति बिगड़ते देख फ्रांस की सरकार ने पेरिस को अपने कब्जे में करने का निश्चय किया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं आपको समझाया 4th पॉइंट में कि पेरिस में विद्रोह हुआ, और विद्रोह होने के कारण बेसिकली जो जनता थी उसने एक ग्रुप बना लिया जिसको राष्ट्रीय सेना बोलते थे, और एक थी सरकारी सैनिक, यानी कि राजा के जो सैनिक थे वो। तो उसमें बेसिकली सरकार के सैनिकों की हार हुई, उनको पीछे हटना पड़ा। और पेरिस का घेरा वाले पॉइंट में थोड़ा सा हम इसके आगे की कहानी समझते हैं। तो लिखा हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा विद्रोहियों ने, या बोल सकते हैं हम लोग की जो राजा के खिलाफ थे, उन लोगों ने जब विद्रोह करना शुरू कर दिया या लोकतंत्र की, गणतंत्र की मांग करना शुरू कर दी, तो बेसिकली स्थिति बिगड़ गई। और ऐसी स्थिति बिगड़ते देख फ्रांस की सरकार ने जो पेरिस शहर था उसको कब्जे में करने का कोशिश किया। जैसे होता है ना कर्फ्यू लग जाता है, हमारे यहाँ सरकार कंट्रोल करती है, वैसे ही किया इन्होंने। अतः सरकारी सेना ने पेरिस को जा घेरा। और कब घेरा? 2 अप्रैल 1871 को। और बेसिकली इस तरह से सरकारी सेना पेरिस के भीतर घुसने में सफल हो गई, ये आपके लिए बताया हुआ है। तो 2 अप्रैल को जा घेरा और 21 मई 1871 को सरकारी सेना पेरिस के भीतर घुसने में सफल हो गई। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अंत तो गदबा कुछ नहीं है, ये बेसिकली ये है कि फाइनली ओके। चलिए, तो दोस्तों दिया हुआ है आपके लिए खूनी सप्ताह। तो खूनी सप्ताह तो बहुत खूनी पंजा, तो बहुत सारी मूवी देखी होंगी और बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन अब थोड़ा सा खूनी सप्ताह देख लो। तो लिखा हुआ है कि जब ये बेसिकली सरकारी सेना ने जाके घेर लिया पूरे पेरिस को, तो इसके पश्चात 1 सप्ताह तक पेरिस के भीतर सड़कों और गलियों में घमासान युद्ध हुआ। किसके बीच में? विद्रोहियों के बीच में, मतलब जो आम जनता थी उससे, किसके? सरकार के सैनिकों के बीच में। इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या? गृह युद्ध। क्या बोलते हैं? गृह युद्ध बोलते हैं इसको। तो इस सप्ताह को फ्रांस के इतिहास में खूनी सप्ताह कहा जाता है, क्योंकि इन 7 दिनों में आपस में लड़ाइयों में पेरिस की जितनी क्षति उठानी पड़ी, उतनी क्षति जर्मन घेरे के दौरान भी उसको नहीं उठानी पड़ी थी। इसलिए दोस्तों कहा जाता है गृह युद्ध सबसे खराब चीज़ होती है। आप जानते हैं सीरिया में गृह युद्ध हुआ,
तो किस तरह से सीरिया परेशान हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे लिए तो ऐसे कई देश हैं यहाँ पर गृहयुद्ध की कहानी हुई। श्रीलंका का भी इतिहास है। हम खुशनसीब है कि हमारे देश का कोई ऐसा इतिहास नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत छोटी घटनाएं हमारे यहाँ पंजाब में हुई जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बता रहे हैं आपके लिए, पेरिस भर में नृशंसता, रक्तपात और अग्निकांड का बोलबाला रहा। तो मतलब लोग एक दूसरे खून के प्यासे होगा, इस तरह से आपके लिए बताया हुआ है। और तथा 28 मई 1871 को सरकारी सेना विद्रोह को अंतिम रूप से दबाने में सफल हुई। विद्रोहियों से जमकर बदला लिया गया है। तो सरकार की जो सेना थी, जो राजा की सेना थी, बेसिकली उसने विद्रोहियों को खूब मारा। तो होते ही यार कि उनके पास ज़्यादा लोग थे इस तरह से, क्योंकि सरकार है तो वो पैसे के दम पे भी लोगों को आर्मी में भर्ती कर सकती है, और पैसा दिखता है तो लोग किसी को भी सेना में भर्ती हो जाते हैं लोग, और सरकार के कहे हिसाब से काम करते हैं। तो ये चीज़ें हुई। तो ये था खूनी सत्ता वाला पॉइंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तियर के कार्य। तो मैं आपको शुरू में ही बताया था तियर कौन था। तियर था बेसिकली राष्ट्रपति। तो तियर कौन था? राष्ट्रपति, या मैं बोल सकता हूँ कि कार्यपालिक प्रधान था। राष्ट्रीय सभा जो थी, तत्कालीन राष्ट्रीय सभा, उसका क्या था? कार्यपालिक प्रधान था। तो तियर के कार्य तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि विद्रोह के दमन के बाद तियर के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? युद्ध का हर्जाना चुकाकर फ्रांस को जर्मनों से खाली करवाना। तो बेसिकली ये था कि जर्मनों से, यानी कि जर्मनी के लोगों से फ्रांस को खाली करवाना। और तियर ने हर्जाने की अदायगी 2 साल के अंदर ही कर डाली तथा फ्रांस को जर्मन सेना से मुक्त करा दिया। तो तियर ने अच्छा कार्य किया। तियर की इस देश सेवा के लिए फ्रांस की जनता ने उसे देश उद्धारक की उपाधि से विभूषित किया। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जब आप पेपर देने जाएंगे हिस्ट्री का, कि किस व्यक्ति को फ्रांस की जनता ने देश उद्धारक की उपाधि से सम्मानित किया। तो आंसर है तियर। फ्रांस की भूमि को जर्मन सेना से मुक्त कराने के अतिरिक्त तियर ने स्थानीय शासन का पुनर्गठन भी किया। तो बहुत अच्छी बात है। स्थानीय शासन मतलब वही नगर पालिका, नगर निगम, तथा सेना की पुनर्व्यवस्था के लिए 1872 में कानून द्वारा सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। तो बहुत अच्छी बात है भाई कि सेना की सेवा अनिवार्य कर दी, कि हर व्यक्ति को 5 साल के लिए सेना में कार्य करना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमारे देश में भी ये कानून आना चाहिए, क्योंकि सेना से ही हम डिसिप्लिन, अनुशासन सीखते हैं, तो ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसके साथ ही नए नए दुर्ग भी बनाए गए। दुर्ग मतलब बोल सकते हैं अपन लोग की जैसे छावनी होती है ना आर्मी की, कंटेनमेंट बोर्ड, जैसे भोपाल में बैरागढ़ में छावनी, अगर आप लोग भोपाल से हैं तो। इसके अलावा हमारे यहाँ नीमच में छावनी है, पचमढ़ी में छावनी, मध्य प्रदेश में, और भी कई जगह छावनी है। वैसे दुर्ग बनाए गए और किलेबंदियाँ भी की गई। पर एक और ज़रूरी समस्या तियर को हल करनी थी, और यह समस्या इस स्वशासन के स्वरूप की थी। तो तियर की सरकार का स्वरूप गणतंत्रीय था। तो तियर की सरकार कैसी? गणतंत्रीय थी, तथा तियर फ्रांस का राष्ट्रपति था। पर विधानसभा में राजतंत्रवादियों का बहुमत था। तो क्या बता रहे हैं आपके लिए कि तियर का जो पर्सनल बिलीफ था, मतलब जो उसका खुद जो था वो गणतंत्रीय सोच रखता था, और फ्रांस का वो राष्ट्रपति था। लेकिन जो विधानसभा थी, विधानसभा मतलब जिसमें बेसिकली लोग इलेक्टेड होकर पहुँचे हों, या हम बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को राजा ने अपॉइंट किया हो, तो इस तरह के जो लोग थे ना, बेसिकली ये राजतंत्रवादी थे। मतलब ये चाहते हैं राजा का तंत्र कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, राजा का रूल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अब जबकि देश में शांति हो चुकी थी, इन राजतंत्रवादियों ने फ्रांस में राजतंत्र शासन स्थापित करने की दिशा में जोरदार प्रयत्न आरंभ कर दिया। तो दोस्तों आपके लिए ये बताया जा रहा है बेसिकली यहाँ पर कि खूनी सप्ताह हुआ। थोड़ा सा अपन उसको समाप्त करेंगे, समझेंगे फिर से। खूनी सप्ताह हुआ, लड़ाई ख़त्म हो गई। लड़ाई ख़त्म होने का कार्य बेसिकली क्या हुआ कि जो राजा का रूल था वो कुछ समय के लिए ख़त्म हो गया होगा, और बेसिकली जो है गणतंत्रवादी सरकार चल रही होगी। इसी में तियर बेसिकली थे, और तियर के बाद में बेसिकली समस्या ये आई कि जो राजतंत्रवादी, उन्होंने सोचा कि यार कब तक यही जनता का शासन चलेगा, ये जानते कुछ नहीं है, और हम राजा का रूल सबसे अच्छा रूल होता है, वही रूल चलना चाहिए। तो फाइनली इन्होंने कुछ ऐसे कांड करना, कुछ इस तरह के प्रयत्न करना शुरू कर दिए कि फाइनली जो है राजतंत्र, राजा का रूल आ जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो क्यों नहीं हो पाया, उसके लिए समझते हैं 8 पॉइंट दिया हुआ राजतंत्रवादियों में। फूट का मतलब खटपट होना। तो लिखा हुआ है गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र कायम करने के प्रश्न पर तो राजतंत्रवादी एक मत थे। तो मतलब राजतंत्र कायम करने के प्रश्न पर बूर्बोवंशी कांट द शाबोर, मतलब ये एक पर्सन का नाम है भाई, बूर्बोवंशी था ये, और इसका नाम था कांट द शाबोर। दोस्तों शायद नाम याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फिर भी आप देख लीजिएगा। तो एक थे बूर्बोवंशी, एक थे आर्लियंस वंशी, कांट द पेरिस, और एक थे बोनापार्ट वंशी, राजकुमार इंपीरियल में से किसे राजा बनाया जाए, इस प्रश्न पर विभाजित थे। तो 3 तरह के वंश थे। अब किसमें को राजा बनाया जाए, इसको लेकर राजतंत्रवादी परेशान थे। इससे इनके बीच में फूट पड़ गई। तियर यो तो राजतंत्र का पक्षपाती था,
पर राजतंत्रवादियों के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे मतभेद के कारण तीर का झुकाव गणतंत्र की ओर हो गया तथा उसने खुल्लम खुल्ला गणतंत्र का यह कहकर समर्थन किया कि यह कम से कम झगड़ा करवाता है। तो बेसिकली ये कहा गया कि राजतंत्र जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा होते हैं और गणतंत्र में कम से कम झगड़ा होते हैं। अब आप ही से बताओ यार कि कम झगड़ा अच्छा है कि ज़्यादा झगड़ा? ऑब्वियसली कम झगड़ा। तो बेसिकली ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके राजतंत्रवादियों में फूट हुई, तीर का काम आसान हो गया। लेकिन तीर को नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं फ्रेंड्स, पद त्याग भी मतलब अपनी कुर्सी भी छोड़ना पड़ी। क्यों? तो देखिए लिखा हुआ है कि तीर को गणतंत्र का समर्थन करते पाकर सभी राजतंत्रवादी उसके विरोधी हो गए। तो होता ही है ना यार, जो राजा की तरफ हो और एकदम से जनता की तरफ हो जाए या जनता की बातों को माने, बोले लोकतंत्र ना चाहिए, तो नाराजगी तो होगी। तो तीर को अपना पद छोड़ना पड़ा और फलस्वरूप इसने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है मैकमोहन राष्ट्रपति बने। अब नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया? मैकमोहन को। तो लिखा हुआ तीर के स्थान पर प्रतिनिधि सभा ने मार्शल मैकमोहन को राष्ट्रपति चुना ताकि राजतंत्र की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके, मतलब पुनर्स्थापना फिर से हो सके। ये बीएनपी वाले क्या करते हैं यार, बहुत टफ दे देते हैं कुछ कुछ वर्ड्स, प्रशस्त हो सके। अब आप लोग प्रशस्त क्या जानो, सीधी सी बात है यार, मैं खुद ही जानता था 4 साल पहले कि प्रशस्त का मतलब क्या होता है, धीरे समझ में आया। तो प्रशस्त का मतलब होता है मार्ग साफ हो सके या मार्ग बन सके, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ध्यान रखो, एग्जाम यूनिवर्सिटी के दर हो, अपने मन से लिखना है तो ऐसी चीज़ें लिखो जो बिल्कुल आसानी दिमाग में रहें आपकी, वो चीज़ें पढ़ो। नेक्स्ट है बूर्बो और आर्लियंस वंशों में करार। तो बेसिकली अब क्या हुआ आगे जाकर मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाया था 2 मिनट पहले फ्रेंड्स इसी वीडियो में, कि बूर्बो और आर्लियंस वंशों में जो झगड़ा था वो भी क्या हो गया, करार हो गया। तो लिखा हुआ है कि मैकमोहन के राष्ट्रपति पद पर आते ही या आसीन होते ही राजतंत्रवादियों ने राजतंत्र की स्थापना की और इस दिशा में ठोस प्रयत्न किए गए, जिसके कारण बूर्बो और आर्लियन वंशों में करार हो गया। कुछ कारणों से यह करार टूट गया, जिससे राजतंत्र के हित को धक्का लगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स, के बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो लिखा हुआ है गेम वेत्ता द्वारा गणतंत्र के पक्ष में प्रचार और गणतंत्र की स्थापना। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर गेम वेत्ता, तो गेम वेत्ता कौन? ये भी एक पर्सन का नाम है बेसिकली, जो राजतंत्र को नहीं बल्कि गणतंत्र को सपोर्ट करता था। तो गणतंत्र के पक्ष में प्रचार किया इसने और गणतंत्र की स्थापना करी। तो लिखा हुआ है कि जहाँ एक तरफ राजतंत्र का पक्ष कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स इसके ऊपर वाले पॉइंट में बेसिकली कि बूर्बो और आर्लियंस वंशों में करार तो हुआ, लेकिन समझौता क्या हो गया था, टूट गया था। तो इसी तरह से बेसिकली इसका फ़ायदा उठाया है गेम वेत्ता, एक पर्सन थे उन्होंने। और लिखा हुआ है यहाँ पर कि धुआंधार इन्होंने प्रचार किया और प्रभावशाली तर्कों के कारण देश में गणतंत्र का पक्ष प्रबल करने में ये सफल हुए। इसी बीच फ्रांस में बोनापार्टिस्ट शासन कायम हो जाने का खतरा उभरा। तो लगा बेसिकली कि बोनापार्टिस्ट मतलब कि जो बोनापार्ट वंश के जो लोग थे उनका शासन उभरा, उसका खतरा उभरा। और इस संकट से बचने हेतु प्रतिनिधि सभा के बहुत से आर्लियनिस्ट गणतंत्र के समर्थक हो गए। तो आप देख रहे हो ना कि जो आर्लियनिस्ट कुछ समय पहले, इसी में आपको बताया था इसी क्वेश्चन में, सपोर्ट करते किसके, राजतंत्र के, राजा बनना चाहे, जब उनको लगा कि यार दूसरा राजा बनना चाहते उन्होंने कहा हम गणतंत्र को सपोर्ट करेंगे। तो यही होती है यार राजनीति कि ये तो ये भी राजा को समर्थन करने वाले, मतलब उन्होंने ये सोचा कि जो दूसरे तरफ के वंश के राजा हैं वो राजा ना बन पाए, तो उन्होंने क्या किया, गणतंत्र का समर्थन कर दिया। तो मतलब वही है दोस्त की कुर्सी मिले तो मुझे मिले और नहीं तो किसी को भी ना मिले। इस तरह की सोच बेसिकली राजाओं के वंशों की रही इतिहास में। चाहे आप फ्रांस का इतिहास ले लो, चाहे जर्मनी का ले लो, कोई भी भारत का तक इतिहास ले लो यार, ठीक है ना। तो आगे दे रहे हैं, इन सब का परिणाम यह हुआ प्रतिनिधि सभा ने 29 जनवरी प्रतिशत को एक प्रस्ताव स्वीकार कर राजतंत्र के समर्थक मैकमोहन की अध्यक्षता में फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना कर दी। तो बेसिकली जो प्रतिनिधि सभा थी वो मजबूर हो गई 29 जनवरी 1875 को एक प्रस्ताव स्वीकार कर राजतंत्र के समर्थक मैकमोहन की अध्यक्षता में फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स फ्रांस में तृतीय गणतंत्र आ गया। दोस्तों वैसे तो वीडियो हमारा लगभग 20-25 मिनट का हो चुका है, लेकिन मैं आपको पूरा समअप कर देता हूँ कि आपको वहाँ पर लिखना कैसे है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल शुरू से आपके लिए 1 मिनट में पूरा क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, तृतीय गणराज्य, आपको केवल क्या कीवर्ड पकड़ना है, तृतीय गणराज्य की स्थापना कैसे हुई, तृतीय गणराज्य की स्थापना की परिस्थितियाँ क्या क्या थीं, गृह युद्ध के कारण, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते। तो कुछ पॉइंट बता देता हूँ आपको जो खास हो सकते हैं। लिखा हुआ है पहला वाला पॉइंट पेरिस की कम्यून, ये वाला मैं आपको समझाएंगे, अच्छा पॉइंट कर लीजिएगा आप।
उसके बाद दिया हुआ है राष्ट्रीय सभा में पेरिस वालों की मांग और सभा के कदम, ये दूसरा वाला पॉइंट अच्छा है, ये भी आप कर सकते हैं। विस्फोट की स्थिति और चिंगारी वाला आप चाहें तो ना करें, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है करना चाहिए कर सकते हो। PDF पोस्ट कर दूंगा, फिर से बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पर भी, तो वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा वाला मुझे नहीं लगता, आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। मुझे चौथा वाला बहुत अच्छा लग रहा है पॉइंट, पेरिस में विद्रोह, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा पेरिस का घेरा, तो पेरिस का घेरा वाला भी अच्छा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट खूनी सप्ताह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार मार्क करूंगा, ये वाला आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, आपको बहुत ही शानदार नंबर मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तीर के कार्य बहुत अच्छा पॉइंट है, हाँ थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है बट आप लोग कर सकते हो तीर के कार्य, क्योंकि इसने अच्छे कार्य किए, बेसिकली स्थानीय शासन वगैरह के लिए काम किया। सेना में 5 साल वाली बात मैंने आपको बताई, सैनिक का कार्य करना आरंभ कर दिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मतलब अच्छा काम किया, अच्छा बंदा था। इसके अलावा राजतंत्रवादियों में फूट, ये मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, अगर आपको फिर भी लिखना है जिसमें आप केवल ये 2-3 बात याद रखिएगा, बोरवी वंशी, आर्लियंस वंशी और बेसिकली बोनापार्ट वंशी, इस बेसिस पर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए आर्ट सब्जेक्ट अपने शब्दों में लिखने का होता है दोस्त, ये मत सोचना कि रटना है, याद करना है। याद करोगे तो हो गया कल्याण आर्ट्स में, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सब दिमाग से निकल जाएगा, तो बिल्कुल वैसा नहीं करने का है, समझो चीज़ों को। तीर को प्रत्याग, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो ये तो सब कर ही लेना यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ग्रुप्स में पोस्ट करो जो आपके BA सेकेंड ईयर को इनको पता चल सके स्टूडेंट्स को कि हाँ वाकई में कोई आपका भाई है जो आपके लिए अच्छी मदद कर रहा है आपकी, और आपको चीज़ें मिल पा रही हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।